भारत की शान है हिंदी, भारती की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी और हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी मतलब देश की राष्ट्रभाषा। 1949 सन में 14 सितंबर को इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और हर 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा दिवस मनाया जाता है। 70 साल 71 साल होने को आए, लेकिन आज भी पूरे देश में हिंदी ठीक ढंग से प्रतिष्ठित नहीं हो पाई। क्या उसके पहले हिंदी नहीं थी, राष्ट्र की भाषा नहीं थी? थी राष्ट्र की भाषा, लेकिन उसके पहले औरों का राज था। देश के स्वतंत्र होते हुए विधिवत इसे राष्ट्रभाषा, और गुजरात के गांधी जैसे देशभक्तों ने इसे राष्ट्रभाषा से विभूषित करने के लिए प्रयत्न किए। वास्तव में हिंदी कहो, भारती कहो, राष्ट्रभाषा कहो, एक ही बात है। लेकिन हर साल जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, अंग्रेजी की ऐसी गुलामी है कि लोग हिंदी भाषा मनाने के जो बोर्ड बनवाते हैं वो भी इंग्लिश में बनवाते हैं। जिस भाषा में हम सोचते हैं उस भाषा में नहीं बोल पाना, बोलने की पूरी स्वतंत्रता नहीं होना और उसके बोलने की कीमत कम होना, देखा जाए तो एक तरह से मानसिक गुलामी ही तो है अंग्रेजी की। आज भी लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। माता पिता की ख्वाहिश होती है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चा। अंग्रेज पैदा करना चाहते हैं कि भारतीय। भारतीय बनाना है तो उसे भारतीय भाषा समझना चाहिए, भारतीय संस्कार समझना चाहिए। पता नहीं अपनी संस्कृति से क्यों जाते हैं लोग ऊब, पता नहीं अपनी ही संस्कृति से क्यों जाते हैं लोग ऊब, जबकि पश्चिम में तो जाकर सूरज भी जाता है डूब। पश्चिम में तो सूरज भी डूब जाता है, फिर क्यों पश्चिम का अनुसरण करते हैं? वास्तव में आदिनाथ भगवान, जिन्हें ऋषभदेव कहते हैं, करोड़ों वर्षों पूर्व उन्होंने भाषा, लिपि और समाज की व्यवस्थाओं पर फोकस किया, ध्यान दिया। अपनी बेटी को, ब्राह्मी को उन्होंने लिपि सिखाई, ब्राह्मी लिपि कहलाई। सुंदरी को गणित सिखाई, अंक विद्या सिखाई और अक्षर का आविष्कार किया, अंकों का आविष्कार किया, भाषा का प्रारूप तैयार किया। और तब जो भाषा चलती थी वो सामान्यतः प्राकृत कहलाई। प्राकृत मतलब प्रकृति की भाषा। लोग जैसे हैं, जहाँ रह रहे हैं, उस हिसाब से बोलते हैं। पहले चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता था और प्रकृति की भाषा गोल है, तिरछा है, आकारों के कारण से ढेरों नाम पड़े हुए हैं। मननशील है, मनुष्य है। हिंसा करने वाला है, हिंस है, सिंह है। हिंसा करने वाले का मूल नाम हिंस, हिंस प्राचीन नाम, बाद में लोक प्रसिद्धि में सिंह हो गया, विलोम हो गया, वो हिंस का सिंह हो गया। और बाद में पाणिनि को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि सिंह शब्द ही उचित है लोक व्यवहार का प्रयोग होने से।
तो इस तरह से भाषाओं का विकास प्राचीन काल से ही चलता रहा और प्राकृत भाषा के अनेक रूप बन गए। जिस प्रांत की, जिस देश की, जिस ग्राम की, जिस एरिया की, और वहाँ के लोगों की अपनी टोन, बोलने की अपनी बॉडी लैंग्वेज, और इन सब कारणों से भाषाओं के बहुत रूप बन गए। उच्चारण का प्रॉब्लम आज भी, कई लोग सा को चा बोलते हैं, सरोते के सा को शक्कर का सा बोलते हैं, शक्कर के सा को सरोता का सा ही बोल के काम चलाते हैं। बागड़ में सा को हा बोलते हैं, चा को सा बोलते हैं। चमर लिखा है तो समर बोलेंगे, समर। सागवाड़ा है तो हागवाड़ा तो बोलते ही हैं। हाँ, इतना बढ़िया गांव था सागवाड़ा, जहाँ सागौन पैदा होता था। गांव तो आज भी है, लेकिन लोग उसको सागवाड़ा की बजाय हागवाड़ा ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे भाषाओं के बहुत सारे प्रयोग हुए और प्राकृतें चलती रहीं। आज भी देश में 24 बहुत महत्वपूर्ण भाषाएं हैं और सैकड़ों, 100 से भी ज़्यादा देसी भाषाएं, बोलियां हैं। ऐसे में हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों? क्योंकि प्राकृतें महावीर स्वामी तक चली आईं, सम्राट अशोक, खारवेल, चंद्रगुप्त के समय भी रहीं, बाद में भी कुंद आदि आचार्यों के समय भी रहीं, लेकिन बाद में वह लोक व्यवहार में काफ़ी धीमी पड़ गईं। 5वीं शताब्दी के बाद उनके प्रयोग बहुत कम होने लगे और इसलिए अभ्रंश हो गई। प्राकृत ने अपना रूप थोड़ा थोड़ा बदलना चालू किया और वह अपने रूप से भ्रंशित हुई, पतित हुई, बदली। 10वीं शताब्दी तक अभ्रंश ने एक अच्छा रूप धारण कर लिया और 10वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी तक अभ्रंश भाषा का अच्छा प्रभाव रहा। कवियों ने उसमें लिखना चालू किया। अभ्रंश के बाद अभ्रंश में जी भी धीरे धीरे और परिवर्तन चालू हुआ और उसमें से हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, अभ्रंश से आकर के ही हिंदी एक भाषा बनी। इसलिए प्राचीन देश की प्राचीन भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा भी कह सकते हैं, प्राकृत निष्ठ तो है ही। ऐसे में संस्कृत और संस्कृति की सुरक्षा की दृष्टि से भी हिंदी क्यों बोलते इसे हिंदी, और देश के वासियों को हिंदू क्यों बोलते हैं? बोलो। वास्तव में यह राष्ट्रभाषा है। इसको अभ्रंश, एक प्राकृत हो गया, अभ्रंश हो गया। अभ्रंश के बाद कुछ और नाम हो सकता था इसका। इसकी लिपि अक्सर कर देवनागरी है, गुरुमुखी में भी लिख सकते हैं, बंगाली में भी लिख सकते हैं। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज हैं। लिपि मतलब भावों को व्यक्त करने वाले चिन्ह, भाषा मतलब भावों को व्यक्त करने वाली शब्द। तो लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज हैं। जो लिखा जाता है वो लिपि कहलाती है, जो बोला जाता है वो भाषा कहलाती है। भाषा और लिपियां दो अलग अलग होने के बाद भी कई भाषा और लिपियां ऐसी हैं कि उनके लिए वही भाषा और उसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा है तो गुजराती की लिपि अपनी गुजराती लिपि है। कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ की अपनी लिपि है। लेकिन कई भाषाएं और कई लिपियां ऐसी हैं, कई भाषाएं ऐसी हैं कि वो दूसरी लिपि में भी लिखी जा सकती हैं। जैसे प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि में भी लिखी जाती है और प्राकृत भाषा कन्नड़ में भी, कानड़ी में भी है, तमिल में भी है, मलयाली में भी है, तेलुगु में भी। मतलब भाषा है प्राकृत, लिपि है तेलुगु,
श्रवणबेलगोल जाना हुआ और वहाँ के रिसर्च सेंटर में देखा कई तरह की पांडुलिपियाँ हैं। तो ऐसे भाषा और लिपियाँ, तो ये हिंदी क्यों कहलाती है? इस देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, इसके रहने वालों को हिंदू भी कहते हैं। अब भले धर्म कुछ भी पालते हों लेकिन हिंदू कह सकते हैं। यहाँ की भाषा को हिंदी कहते हैं। क्यों? ऐसा हुआ कि जब अंग्रेज सिंध देश तरफ आए, सिंधु नदी के तरफ, सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर, और जब उनका वहाँ ज़्यादा प्रवास हुआ तो सिंध में रहने वालों को वो सिंधु कहने लगे, लेकिन सा नहीं बोल पाते थे, इसलिए सा को हा बोलते थे। सिंधु का क्या हो गया? हिंदू। सिंधी भाषा सिंध देश की भाषा है। इस देश को कदाचित सिंध भी कह सकते हैं। सिंध एक बड़ा एरिया है, एक नदी है, गंगा और सिंधु। तो इसको, यहाँ की भाषा को सिंधी हा बोलते आता था। सा की जगह उनको अंग्रेज लोग बहुत सारे शब्द हिंदी के अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते थे, आज भी नहीं कर पाते हैं। ट्रम्प पे अगर नमस्ते भी बोलेगा ना, तो ट्रम्प नमस्ते नहीं बोलेगा, नमस्ते। टमाटर घटा आएगा। टमाटर जैसे लोग हैं। तो ऐसे भाषाओं का ऐसे विकास हुआ, ऐसे प्रभाव हुआ। अब सा को हा बोलने से हिंदी हो गई। सिंध में रहने वाले सिंधु हिंदू कहलाए, धर्म कोई भी पालते हों। और इस अर्थ में कदाचित जैन को भी हिंदू कह सकते हैं, लेकिन जैन धर्म एक विशिष्ट धर्म है, प्राचीन धर्म है। तो यह महत्वपूर्ण भाषा है। देश में 70% लोग इसे बोलते हैं। पूरे देश में हर प्रांत में अधिकतम लोग इसे समझते हैं। और देश की एकता के लिए महत्वपूर्ण भाषा है। कई बार कुछ प्रदेश, कुछ नेता इसके विरोध में खड़े रहते हैं, लेकिन वह उचित नहीं है। एक देश के लिए एक राष्ट्रभाषा है, और प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हों तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। हमने अंग्रेजी को तो इतना सिर पर चढ़ा रखा है, फिर अपने ही देश में पैदा हुई बड़ी पली हिंदी को स्वीकारने में लोगों को तकलीफ क्यों होती है? इसे जीवंत रखने के लिए इस भाषा में ही ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसके गौरव और सम्मान के लिए कुछ ना कुछ अच्छे उपक्रम करते रहना चाहिए। इसके पत्र पत्रिकाओं का विकास हो, इस तरह का भी प्रयास किया जाना चाहिए। और मूल शास्त्रों से स्वाध्याय की परंपरा होना चाहिए। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। मातृभूमि पर मर मिटने वालों की भक्ति है। तो इसका मतलब है कि भाषा विरोध की चीज़ नहीं है। किसी भी भाषा का अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जितना ज़्यादा सीख सकें सीखें, लेकिन जो बहुआयामी भाषा है उसको स्वीकार करें। वास्तव में देखें तो भारत माता के माथे की बिंदी है ये हिंदी, और जन जन की बंदनी है, और सबके हृदय की माता है ये हिंदी। हिंदी को मातृभाषा इसलिए कहता क्योंकि माँ की भाषा, मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा मतलब माँ की भाषा। माँ भी यही भाषा बोलती थी, हैं?
बच्चे ने पूछ लिया टीचर को, टीचर ने पूछ लिया बच्चे को, बताओ बच्चे, व्यक्ति की अपनी भाषा को मातृभाषा क्यों बोलते हैं? बताओ, बता सकते हैं क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि बच्चा कहता है कि सर जब से जन्म लिया है तब से मैं केवल माँ को ही बोलता हुआ देखता हूँ, पिताजी तो चुपचाप रहते हैं। इसलिए तो लोगों की अपनी भाषा को मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि जो सीखते हैं वो अधिकतम माँ से ही सीखते हैं। तो ऐसी एक भाषा है, इसको लोग विवाद का, विसंवाद का कारण ना बनाएं, अपितु भावों को वहन करने का साधन है भाषा, भावों को प्रकट करने का शाब्दिक रूप है भाषा। इसलिए भाषाओं का सम्मान करें और भावों को उत्तम बनाएं, क्योंकि भावों के बिना भावों का सुधार नहीं होता है। मुसीबत में, तकलीफ में, किसी विशेष परिस्थिति में कैसा भी इंसान हो, कितनी भी भाषा जानता हो, लेकिन उसको अपनी भाषा याद आती है जो उसकी मातृभाषा होगी। राजा शरणक के दरबार में ऐसे पंडित पहुंचे कि जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, किसी भी भाषा में प्रश्न उत्तर होता वो फटाफट उत्तर देते। राजा भी चक्कर में पड़ गए, आखिर इनकी अपनी निजी भाषा कौन सी है? पंडित को पूछा, पंडित ने कहा कि आपके दरबार में भी इतने पंडित हैं, यदि वो मेरी निजी भाषा बता दें, मेरी मातृभाषा बता दें, तो मैं उसको अपना गुरु स्वीकार कर लूँगा। राजा सोच में पड़ गए, इतना गजब का चैलेंज, जिसका मतलब इतना परफेक्ट है ये हर भाषा में। नहीं, पंडित लोगों ने खूब उपाय किए कि कैसे भी इतना बड़ा पंडित अपना चेला बन जाए, कैसे भी इसकी असली भाषा मालूम पड़ जाए, लेकिन मालूम नहीं कर पाए किसी भी उपाय से। अभय कुमार ने सोचा कि राज्य की इज्जत का सवाल है कि ऐसा एक भी विद्वान नहीं है कि इससे उगलवा पाए कि इसकी मातृभाषा कौन है। और उन्होंने उपाय किया कि उनको जिस राजशाला में रुकाया गया था वो आधी रात को वहाँ पहुँच गए और बाल्टी भर पानी उस सोते हुए पंडित के ऊपर डाल दिया। और जैसे ही पानी डाला वो गीला गीला हुआ, नींद खुली तो हड़बड़ा के गाली देता हुआ जागा। और गाली दे रहा था वो मराठी में।